नमस्कार। आज हम एक ऐसी अद्भुत कहानी में गोता लगाने जा रहे हैं जो आज के लोकतंत्र से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। ये कहानी है झारखंड की मुंडा जनजाति की, जिन्होंने सदियों पहले एक कमाल की, एक अविश्वसनीय स्वशासन व्यवस्था बनाई थी। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा दौर जब पूरी दुनिया में राजाओं और सम्राटों का राज था। ठीक उसी वक्त भारत के घने जंगलों के बीच एक समुदाय था जो अपनी सरकार खुद चला रहा था। है ना, ये किसी कल्पना जैसा। तो चलिए आज इस अनोखी व्यवस्था की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो आखिर कौन थे इस कहानी के नायक? ये थे मुंडा लोग। और इन्हें सिर्फ एक जनजाति कहना काफी नहीं होगा, इन्हें तो पूरे झारखंड क्षेत्र का निर्माता माना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि मुंडा लोग झारखंड की इस धरती पर आए कहां से। इसको लेकर ना दो बड़े दिलचस्प सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत कहता है कि वो हिमालय की ऊंचाइयों से, मतलब तिब्बत से आए थे, और दूसरा सिद्धांत बताता है कि जब आर्यों का आगमन हुआ तो अपनी पहचान बचाने के लिए वो भारत के दूसरे हिस्सों से होते हुए यहां पहुंचे। अब देखिए, मुंडा शब्द का मतलब ही होता है कोई खास या प्रमुख व्यक्ति, और वे अपनी इस खासियत को समझते भी थे। वो खुद को किसी जाति या समूह से पहले होरो को बुलाते थे, जिसका मतलब है इंसान, और उनकी भाषा, उसे वो होडो जगर कहते थे, यानी इंसानों की बोली। कितनी गहरी और साथ ही कितनी सरल पहचान है ना। पर ये सिर्फ जंगलों में रहने वाले लोग ही नहीं थे। नहीं, उन्होंने बाकायदा एक संगठित साम्राज्य की नींव रखी थी। चलिए देखते हैं कैसे। ये जो नक्शा दिख रहा है, ये उनके पहले साम्राज्य सूतिया नाग खंड की कहानी बताता है। उन्होंने अपनी मेहनत से घने जंगलों को साफ करके खेती लायक उपजाऊ जमीन में बदल दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक ऐसा राज्य बनाया जिसका अपना एक प्रशासनिक केंद्र भी था, राजधानी सूतियाम्बी। इस महान साम्राज्य की नींव रखी थी सुत्यापाहन ने, और उन्होंने सिर्फ एक राज्य नहीं बनाया, बल्कि उसे चलाने का एक पूरा ढांचा भी तैयार किया। उन्होंने अपने पूरे राज्य को 7 गणों, मतलब किलों, और 21 परगनाओं यानी प्रांतों में बांटा था। जरा सोचिए, उस जमाने में इस स्तर की योजना बनाना कितनी दूर की सोच रही होगी। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से में चलते हैं। समझते हैं उस अद्भुत व्यवस्था को जो मुंडा समाज की रीढ़ की हड्डी थी, उनकी अपनी सरकार और अपनी अदालत। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिना किसी एक राजा के, बिना किसी तानाशाह के, आखिर वो इतने बड़े और जंगली इलाके पर शासन करते कैसे थे? क्या राज था उनका? उनका राज छिपा था इस 3 स्तरीय पिरामिड में। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो सबसे नीचे गांव से शुरू होती थी और ऊपर तक एक मजबूत कड़ी बनाती थी। और ये व्यवस्था बहुत ही तार्किक थी। देखिए, कोई भी झगड़ा या विवाद होता तो वो पहले गांव के स्तर पर, यानी हातू में सुलझाया जाता। अगर बात वहां नहीं बनी तो मामला ऊपर जाता, पट्टी में, और आखिर में सबसे बड़ी पंचायत पढ़ा में पहुंचता था। कुछ कुछ हमारी आज की न्याय व्यवस्था जैसा ही है ना। तो ये तो हो गई व्यवस्था की बात, पर इस पूरी मशीन को चलाता कौन था? चलिए अब मिलते हैं उन खास अधिकारियों से जो इस पूरी व्यवस्था के पहिए थे। हर गांव की कमान थी 2 लोगों के हाथ में। पहले थे हातू मुंडा, मतलब गांव के मुखिया। इनका पद वंशानुगत होता था, यानी पिता के बाद बेटे को मिलता था। और उनके सबसे खास सहायक थे डाकुआ। डाकुआ का काम था संदेश पहुंचाना, गांव वालों को इकट्ठा करना। एक तरह से हातू मुंडा के निजी सहायक थे वो। लेकिन सोचिए, अगर झगड़ा 2 गांवों के बीच हो जाए तब क्या? तब सीन में आते थे मानकी। मानकी जो थे वो कई गांवों के समूह यानी पट्टी के प्रमुख होते थे, और उनकी अदालत में गांवों के बीच के झगड़े सुलझाए जाते थे। और इस पिरामिड में सबसे ऊपर कौन था? वो थे पढ़ा राजा। ये पूरी व्यवस्था के सर्वोच्च अधिकारी थे। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका पद वंशानुगत नहीं था, उन्हें बाकायदा चुनाव से चुना जाता था। सोचिए, ये लोकतंत्र का कितना शानदार उदाहरण है। और हां, पढ़ा राजा अकेले सब कुछ नहीं करते थे। उनकी मदद के लिए अपनी एक पूरी मंत्री परिषद होती थी। इसमें 5 खास सलाहकार थे। दीवान, जो मंत्री थे। ठाकुर, जो उनके सहायक थे। पांडे, जो सारे दस्तावेज और रिकॉर्ड रखते थे। कर्ता, जो आदेशों को लागू करवाते थे। और लाल, जो सभा के वकील होते थे। है ना, ये बिल्कुल एक आधुनिक सरकार जैसा ढांचा। लेकिन देखिए, कोई भी सरकार सिर्फ अधिकारियों के दम पर नहीं चल सकती, उसे समाज का सहारा चाहिए होता है। तो चलिए अब मुंडा समाज के उन स्तंभों को भी देख लेते हैं जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था को सदियों तक मजबूती दी। तो हर गांव में 2 मुख्य स्तंभ थे। एक तो थे प्रशासनिक प्रमुख यानी मुंडा,
और दूसरे थे आध्यात्मिक गुरु पाहन। पाहन गांव के पुजारी होते थे। उनका काम था पूजा पाठ करना, अनुष्ठान करना, ताकि गांव में शांति और सद्भाव बना रहे। और इस जरूरी काम के बदले में उन्हें खास जमीन भी दी जाती थी। पहान को जो जमीन मिलती थी ना, वो भी दो खास तरह की होती थी। और सबसे बड़ी बात, दोनों पर कोई टैक्स नहीं लगता था। पहली थी भूतखेता। ये जमीन थी बुरी आत्माओं से गांव को बचाने के लिए पूजा पाठ करने के वास्ते। और दूसरी थी डाली कटारी। ये जमीन गांव के त्योहारों और उत्सवों के खर्च के लिए दी जाती थी। अब बात करते हैं अखड़ा की। अखड़ा एक तरह से गांव का सामुदायिक केंद्र था, एक खुली जगह जहां पंचायत की बैठकें होती थीं, जहां लोग नाचते गाते थे और जहां सारे सामाजिक कार्यक्रम होते थे। सही मायनों में ये गांव की धड़कन थी। उनके यहाँ बड़े बड़े मंदिर नहीं होते थे। मुंडा लोगों का पूजा स्थल था सरना, यानी पेड़ों का एक पवित्र झुरमुट। उनके लिए प्रकृति का बनाया हुआ यही मंदिर था और वो मानते थे कि यहीं उनके गांव के देवता रहते हैं। सासन सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं था, बल्कि ये उनके इतिहास की एक जिंदा जागती किताब थी। ये वो जगह थी जहां वो अपनी पूर्वजों को दफनाते थे और उनकी याद में एक बड़ा सा पत्थर गाड़ते थे, जिसे सासनदिरी कहा जाता है। ये पत्थर उस खानदान की, उस वंश की कहानी बताता था। उनका पूरा का पूरा समाज किली यानी गोत्र के धागों से बुना हुआ था। और सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? उनके 340 से भी ज्यादा गोत्रों के नाम पेड़ों, पौधों, पक्षियों और जानवरों के नाम पर हैं। ये दिखाता है कि उनका प्रकृति के साथ कितना गहरा आध्यात्मिक रिश्ता था। वो खुद को प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि उसी का एक हिस्सा मानते थे। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या समुदाय और प्रकृति के साथ इतने गहरे जुड़ाव वाली स्वशासन की ये प्राचीन प्रणाली आज के हमारी इस आधुनिक दुनिया को कोई सबक दे सकती है? इस पर सोचना जरूरी है।